लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी साहब, एक सवाल आता है। भारत ने इस टाइम नई जो सिनेरियो तैयार हो रही हैं बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीन देशों के बॉर्डर पे तीन नए मिलिट्री बेस, राफेल, ब्राह्मोस, S-400 की तैनाती। चिकन नेक को तो अवैध किला बना दिया है इंडिया ने, और इन फॉरवर्ड बेस पर राफेल, ब्रह्मोस जैसे अत्याधुनिक साजो सामान भी लड़ाई के रख दिए गए सेफ्टी के लिए। क्या ये सफिशिएंट है टू फ्रंट वॉर में जूझने के लिए, देखिए मुकाबले के सफि लिए? देखिए सफिशिएंट तो डेफिनेटली हैं, तभी वहां पे उन्हें तैनात किया गया है। जैसे मैंने पहले बताया, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस भारत के सशस्त्र बल में या खुफिया एजेंसीज में एप्रिसिएशन और असेसमेंट होता है। जहां जहां पे कोई कमी पेशी उसको पूरा करने के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं। जहां पे नई तैनाती करनी है वहां होते हैं। ये पूरा एक रेगुलर प्रक्रिया है। तो ये जो तैनाती है ये बिल्कुल सही स्टेप्स हैं। और आने वाले समय में हम देखेंगे और भी तैनाती होगी, क्योंकि जैसे जैसे दुश्मन के खतरों की असेसमेंट होगी वैसे वैसे हमारी एप्रिसिएशन होगी, हमारी नई नई डिप्लॉयमेंट्स होगी। ये कंटिन्यूअस गेम है। ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, पहले भी चलती रही है, अभी भी चल रही है और आने वाले समय में भी होगी। तो ये जो नई नई हमारी डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, नई नई हमारी यूनिट्स रेज हो रही है, ये बिल्कुल सही कदम है। क्योंकि हमारे सामने, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत बड़ी चुनौती 5 साल के बाद दस्तक देगी। थोड़ी साहब, बांग्लादेश जो चीन से है 2.2 अरब डॉलर के J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। क्या बांग्लादेश की इतनी औकात है फाइनेंशियली या सैन्य रक्षा के नजरिए से कि वो इतनी बड़ी डील कर सके चीन से? 2.2 अरब डॉलर के चीन से J-10C फाइटर जेट, एक सवाल। और दूसरा है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को JF-17 ब्लॉक सी थंडर जेट उसने ऑफर कर दिए हैं। यानी कि आपकी बात पुख्ता हो रही है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ बांग्लादेश के कंधे पे खड़े होके टू फ्रंट वॉर की तैयारी में जुट गए हैं, जो हम 2030 के लिए आप बता रहे हैं अभी से। संजीव जी, सबसे पहले तो मेरा नवानो सलाम आपको। जब मैं आपके शो पे आता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि आपके जो प्रश्न होते हैं काफी रिसर्च के बाद प्रश्न होते हैं। संजीव जी, इसी साल 4 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना का DG ISPR है, उसने बयान दिया था, वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। कहने का मतलब था हम पूर्व से शुरू करेंगे। और कहने का तात्पर्य यह था कि भारत पे जो अगला युद्ध होगा वो बांग्लादेश से शुरू होगा। जिस तरह से चीन पाकिस्तान ताबड़तोड़ स्पीड पे बांग्लादेश की सैनिक मदद कर रहे हैं। आप बांग्लादेश छोड़िए, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है इतने बड़े पैमाने पे चीन से हथियार खरीदने की। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की हैसियत नहीं है, लेकिन तभी क्यों इतने बड़े पैमाने पे हथियार, लड़ाकू विमान, अभी बांग्लादेश एयर डिफेंस अपना रेजिमेंट रेस कर रही है। ये सब इनको सूलियत के तौर पे चीन दे रहा है। चीन को इस वक्त उनसे पैसे कमाने की जल्दी नहीं है। चीन को इस वक्त अपने सैनिक लक्ष्य दिख रहे हैं। तो चीन इनको चाहे फ्री में, चाहे डिलेड पेमेंट्स में, चाहे इजी किश्तों में, ये इनको बड़े तादाद पे सैनिक हथियार दे रहा है। और जी सोडी इसीलिए साहब। चुनौती जी, जी प्लीज कंटिन्यू सर। और इसलिए ये जो चुनौती है ये बहुत गहरी है। चलते चलते जय सोडी साहब, एक और सवाल आपके लिए जहन में आ रहा है। नेपाल, अभी तक हमारे इस बातचीत में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत का हो रहा है, लेकिन भारत और नेपाल को लेकर नहीं हुआ है। नेपाल जो अपनी करेंसी हाल में ही छपाने को भेजी है, चीन से छपवा रहा है, उसमें भारत का नक्शा बदल दिया गया है। कुछ हिस्सा भारत का उसने अपनी उस करेंसी पे छपवाने की तैयारी में छपवा लिया है, ऐसा कुछ चीजें खबरें आ रही हैं। नेपाल क्या कर रहा है ये अपने बड़े भाई के साथ, जिसकी रोटियों पे रहमो करम पे पलता आ रहा है सदियों से? संजीव जी, देखिए, भारत और नेपाल के बड़े अच्छे रिश्ते रहे 2008 तक, जब वहां पे राजाशाही थी। हमारे रिश्ते बेटी और बोटी के थे।
हमारे सैनिक रिश्ते थे, जहाँ पे नेपाल के सैनिक हमारी गुरखा रेजिमेंट में नौकरी करते थे। भारत और नेपाल में कई प्राचीन प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं, जहाँ पे आस्था के लिए करोड़ों लोग हर साल या वहां जाते हैं या यहाँ आते हैं। तो हमारे जो ये रिश्ते थे इतने गहरे थे, बेटी बोटी के रिश्ते थे हमारे। लेकिन जैसे मैंने कहा, सब कुछ बदल गया 2008 के बाद। वहां पे कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, उसने वहां एक आंदोलन किया और 2008 में राजाशाही चली गई। और नेपाल, जो कि उस वक्त दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, उसे कन्वर्ट कर दिया गया सेकुलर देश में। और उसके बाद से जिस तरह से वो चीन के गिरफ्त में गया, अभी 2 साल पहले ही नेपाल ने चीन के साथ बेल्ट रोड इनिशिएटिव साइन किया है। आज जैसे मैंने पहले बताया, भारत के 8 पड़ोसी मुल्कों में से एक सिर्फ छोटा भूटान हमारे साथ है। नेपाल भी पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में है। देखिए, इस वक्त जो वहां की ऑफिशिएटिंग या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, उनका तो भारत की तरफ रुख बहुत अच्छा है। लेकिन सारा डिपेंड करेगा जब वहां पे अगले साल चुनाव होंगे, कौन सी पार्टी जीत के आती है। अगर ऐसी कोई पार्टी आती है जो भारत विरोधी, जिसकी नीयत और नीतियां हैं, तो हमारे और नेपाल के रिश्ते और खराब होते रहे हो जाएंगे। तो नेपाल एक अहम कड़ी है इस पूरे जो ये चीन और पाकिस्तान का जो पूरा गेम प्लान है टू फ्रंट वॉर का। और बहुत डिपेंड करता है नेपाल में अगली सरकार कौन सी चुन के आती है। तो आज भी अगर मैं कहूं, नेपाल के साथ वो रिश्ते नहीं है जो 2008 से पहले थे। कुल जमा अगर मैं समझ पा रहा हूं सोडी साहब आपकी बात, जो जिस निकल के आ रहा है आपकी बातचीत से ही मैं आपके चीज सामने रख रहा हूं कि मैं आपकी बात क्या समझा हूं। भारत के चीन और पाकिस्तान से रिश्तों में जो कड़वाहट है, उसका कसैलापन वो दुनिया को पता है। लेकिन नेपाल और बांग्लादेश जो भाईचारे में हुआ करते थे, कभी आने वाले वक्त में जब निकट भविष्य में इनके चुनाव होने, वहां सरकारें नई गठित होनी है, तो वो चुनाव उन देशों के लिए, बांग्लादेश और नेपाल से ज्यादा भारत के लिए अग्नि परीक्षा के लिए नजर से बहुत अहम होंगे। भारत की अग्नि परीक्षा है नेपाल और बांग्लादेश के आने वाले चुनाव, क्योंकि वहां जो सरकारें चुनी जाएंगी वो तय करेंगी कि भारत से आगे रिश्ते कैसे रखने हैं और भारत के साथ कैसे खड़ा होना है। लेकिन इसके बाद भी नेपाल और बांग्लादेश के बदले हुए रुख को और चीन और पाकिस्तान का इनकी तरफ झुकाव, दोनों देशों की तरफ, ये भारत के लिए कहीं ना कहीं रेड सिग्नल है। इसको भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आप शायद यही कहना चाहते हैं और मैं समझ पाया हूं आपकी बात को। संजीव जी, बिल्कुल दुरुस्त, आपने बिल्कुल सही आंकलन किया है जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ। शुक्रिया कर्नल जे एस सोडी साहब। स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए धन्यवाद।